एनवायरनमेंट चैप्टर 3। देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब जानते हैं आप लोग? एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? अपने आसपास का वातावरण। क्या होता है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब होगा? बिजनेस के आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, बिजनेस के आसपास का जो वातावरण है, वो क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या है? ठीक, तो थर्ड चैप्टर है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। देखिए भाई, क्या होता है बिजनेस एनवायरनमेंट? मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all the factors that are outside the control of the business enterprise। बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सभी फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज की कंट्रोल के बाहर है, यानी कि उन फैक्टर्स को बिजनेस किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता है, बट मे इक्वली अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। भले ही बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, बिजनेस उन फैक्टर्स को रोक नहीं सकता है, पर वो जो फैक्टर्स हैं वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं और पूरे तरीके से अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते तो बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे तो बिजनेस पे प्रभाव पड़े। डिमोनेटाइजेशन आया, प्रभाव पड़ा बिजनेस पे। जीएसटी आया, प्रभाव पड़ा बिजनेस पे। वो जो फैक्टर्स हैं उनको बिजनेस रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर भी वो जो फैक्टर्स हैं वो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। लीगल भी होते हैं, लीगल फैक्टर्स दैट ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस, जो कहाँ काम कर रहे हैं? बिजनेस के बाहर, आउटसाइड द बिजनेस, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये सभी क्या है? किसका पार्ट है? बिजनेस एनवायरनमेंट। किसका पार्ट है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं आपके? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। ये जितने भी फैक्टर्स हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ऑल द फैक्टर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। वो सभी फैक्टर्स जो बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रभावित करते हैं। कौन से फैक्टर? सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल। ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये मिलकर के क्या बनाते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक, देखिए फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस की टोटलिटी, यानी कि सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जो फोर्सेस उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, दैट इज स्पेसिफिक एंड जनरल। इनमें से एक जो है वो बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करती है और दूसरी जो है वो इनडायरेक्टली प्रभावित करती है। इंटर रिलेटेडनेस, बिजनेस में जितने भी फैक्टर्स होते हैं वो सभी आपस में कैसे हैं? इंटर रिलेटेड। डायनामिक नेचर, अपन को पता है बिजनेस का नेचर कैसा होता है, क्योंकि उसमें निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। अनसर्टेनिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? अनसर्टेन, यानी कि अनिश्चित। कैसा है? कब कौन से क्या चेंजेस हो जाएं अपन उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अभी नई सरकार आएगी, हो सकता है कोई नए बदलाव आ जाए, तो अपन अभी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। कम्प्लेक्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही कम्प्लेक्स होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स, फोर्सेस होते हैं जिनको अपन आसानी से समझ नहीं सकते। लास्ट है रिलेटिविटी। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो सभी जगह अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू प्लेस, सभी जगह अलग अलग होता है। कैसा होता है? जहाँ पे सर्दी पड़ रही है वहाँ पे सर्दियों के कपड़े बिकेंगे, जहाँ पे गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। तो रीजन टू रीजन जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? अलग अलग। कैसा है? डिफरेंट है। देखिए फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। फर्स्ट है आपका टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इंक्लूड्स एवरी एक्सटर्नल और आउटसाइड फोर्स। जितनी भी एक्सटर्नल और आउटसाइड फोर्सेस हैं दैट कुड इम्पैक्ट आ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन,
जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे प्रभाव डाल सकती हैं, उसको इम्पेक्ट कर सकती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, कंपटीटर्स, कोई टैक्सेशन पॉलिसी आ जाए, कस्टमर्स, सप्लायर्स, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन सभी का सम टोटल क्या लगा लेंगे, वो सभी किस में आ जाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। किस में आ जाते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस में। क्या आगे जितनी भी एक्सटर्नल और आउटसाइड फोर्सेस हैं जो कि कहीं ना कहीं बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट, कंपटीटर्स, कस्टमर्स, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई, XYZ, कुछ भी जिनका बिजनेस पे प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस में और स्पेसिफिक फोर्सेस में डिफरेंस बताइए। तो स्पेसिफिक फोर्सेस क्या है, आर दोज फोर्सेस विच डायरेक्टली अफेक्ट आ स्पेसिफिक बिजनेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जो होती हैं वो बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करती है। कैसे करती हैं, तो डायरेक्टली कौन प्रभावित करेंगे, जो बिजनेस के अंदर है। कहाँ है, जैसे कि एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, उनके कस्टमर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये बिजनेस को डायरेक्टली प्रभावित करेंगे। कैसे करेंगे, और जनरल फोर्सेस कौन सी होती है, जिनका इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। कैसा होता है, जनरल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच पोज आ इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। ये इनडायरेक्ट इम्पैक्ट देती है ऑन द ओवरऑल इंडस्ट्री, बट एक सेकेंड, सही लिखा, which pose a direct impact on overall industry but pose an indirect effect on a business enterprise। जनरल फोर्सेस जो होती हैं उनका ओवरऑल इंडस्ट्री का मतलब क्या है, उसमें सारे बिजनेस एंटरप्राइजेज आ जाएंगे, उस पर तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बट जो बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं उन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है, इनडायरेक्ट। कैसा पड़ता है, कौन सी फोर्सेस हैं बताइए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल एंड लीगल। ये सभी क्या है, जनरल फोर्सेस। क्या है, इनका इंडस्ट्री पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बट जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उन पे कैसा प्रभाव पड़ेगा, इनडायरेक्ट। कैसा पड़ेगा, अब वो पॉलिसी तो खुद को समझ के चेंज, उन्होंने कोई नई टैक्सेशन पॉलिसी लाए तो किसके लिए लाए, पूरे देश के लिए। किसके लिए लाए, तो उसका जो प्रभाव है वो इनडायरेक्टली बिजनेस पर भी पड़ेगा। और जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, जैसे कि अपने क्रेडिटर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, सप्लायर्स हो गए, उनसे अपन जो भी लेन देन करते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो डायरेक्ट पड़ेगा बिजनेस पे। कैसे पड़ेगा, और जनरल फोर्सेस का इनडायरेक्ट। ठीक, तो एक डिफरेंस अपन क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस आर द फोर्सेस विच डायरेक्टली अफेक्ट अ स्पेसिफिक बिजनेस, और जनरल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच इनडायरेक्टली अफेक्ट अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। एग्जाम्पल लिख दो, स्पेसिफिक फोर्सेस के क्या हो गए तुम्हारे, कस्टमर, सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़। ठीक, और जनरल फोर्सेस के सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगला क्या है, इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस का मतलब क्या है, द चेंजेस इन जनरल फोर्सेस में रिजल्ट इन चेंजेस इन स्पेसिफिक फोर्सेस। यानी कि जनरल फोर्सेस में जो चेंज हो रहा है उसके कारण स्पेसिफिक फोर्सेस में भी चेंज हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अ चेंज इन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में चेंज हुआ, यानी कि पॉलिटिकल फोर्स क्या चेंज हो रही है, पॉलिटिक्स में क्या आ जाएगी, गवर्नमेंट, में लीड टू चेंज इन टैक्स रेट्स, उसके कारण क्या होगा, टैक्स रेट चेंज हो जाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेट चेंज हो जाएंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या आ जाता है, ये क्या है, इकोनॉमिक फोर्स। क्या है, चेंज किस में हो रहा है, गवर्नमेंट में। किस में हो रहा है, और क्या बोलते हैं, जो उसका जो इम्पैक्ट है वो किस पे पड़ रहा है, इकोनॉमिक फोर्स पे। इसको बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। क्या बोलते हैं, तो कुछ ऐसी जनरल फोर्सेस होती हैं जिनमें चेंज होने के कारण स्पेसिफिक फोर्सेस में भी चेंज आता है। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, नई सरकार आ गई तो उनने टैक्स रेट चेंज कर दिए, टैक्स रेट चेंज करे तो किस पे प्रभाव पड़ेगा,
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। किस पे पड़ेगा? टैक्स रेट चेंज हो जाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जो रेट है वो चेंज हो जाएंगी, टैक्स स्लैब्स चेंज हो जाएंगे, तो उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा? होल इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे। किस पे पड़ेगा? डायनामिक नेचर, द एक्सटर्नल फोर्सेस कीप चेंजिंग ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी। जो एक्सटर्नल फोर्सेस है वो चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? किसके कारण? टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण। किसके कारण? टेक्नोलॉजी में डेली कुछ ना कुछ अपडेट आता है, डेली कुछ नया आ जाता है, कोई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है ना। पहले अपन उस पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे, फिर अपन वाइट बोर्ड पे पढ़ने लगे, फिर स्मार्ट बोर्ड आ गया, पैनल आ गया, है ना। तो अब अपन स्मार्ट पे पढ़ रहे हैं, स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। तो ये किसका चेंज है? टेक्नोलॉजी का। किसका चेंज है? तो टेक्नोलॉजी में चेंज आने के कारण आपको बिजनेस में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, अन्यथा क्या होगा? पीछे रह जाएंगे। क्या होगा? बिजनेस में फेल हो जाएंगे। ठीक, तो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो चेंज होती रहती है। किसके कारण? ड्यू टू कांस्टेंट चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल ETC, इन सभी के कारण जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो चेंज होती रहती हैं। कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाए, कंज्यूमर का प्रेफरेंस चेंज हो जाए, है ना। जो रॉ मटेरियल है उसकी अवेलेबिलिटी ना हो, जो अपन को चाहिए उस तरीके के नहीं मिल रहा है, दूसरे तरीके के मिल रहे हैं, तब जो प्रोडक्ट है वो अलग तरीके का बनेगा। तो इन सभी चीज़ों के कारण जो बिजनेस है वो कैसा है? डायनामिक। कैसा है? यानी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसका नेचर कैसा है? डायनामिक नेचर है। कैसा है? यानी कि उसमें निरंतर बदलाव होते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अनसर्टेनिटी। क्या है? अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? अनिश्चितता। क्या मतलब है? कांस्टेंट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में कांस्टेंट चेंजेस होने के कारण ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो सकते हैं। अपन पहले से कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है? अनसर्टेन। कैसा है? कौन अनसर्टेन है? बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या अनसर्टेन है? क्यों? क्योंकि अपन किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है कि उसके चेंज होने से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यदि चेंज होता है, बाहर में कोई चेंज होता है, तो उससे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये अभी से पहले से प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? अनसर्टेन। कैसा है? यानी कि अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित। कंप्लेक्सिटी, द इंटर रिलेटेडनेस एंड डायनामिक नेचर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है। कैसी है? जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज होने के कारण इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे प्रभाव पड़ा। ठीक, मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर वन सिंगल स्ट्रेटजी टू हैंडल ऑल द चेंजेस। जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड है एंड डायनामिक, यानी कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं। तो उन चेंजेस से कोप करने के लिए एक सिंगल स्ट्रेटजी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बिकॉज एक स्ट्रेटजी से हम सारे चेंजेस को हैंडल नहीं कर सकते। हर बदलाव के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, हर बदलाव को अलग तरीके से स्टडी करना पड़ेगा, तब अपन स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो सभी चेंजेस को अकेले एक स्ट्रेटजी से हैंडल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? कम्प्लेक्स। कैसा है? क्या होता है? जो इंटर रिलेटेड और डायनेमिक नेचर है एक्सटर्नल फोर्सेस का, उसके कारण अपन एक सिंगल स्ट्रेटजी से सभी चेंजेस को हैंडल नहीं कर सकते। अलग अलग चेंजेस को अलग अलग लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कैसा है? रिलेटिविटी लास्ट है। द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन।
बिजनेस एनवायरनमेंट का जो प्रभाव है, जो इम्पैक्ट है, वो अलग अलग बिजनेस पे अलग अलग तरीके से होता है। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिफरेंट है। कैसा है? जैसे अपन इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की जो वेशभूषा है, जो पहनावा है, वो अलग है। यूएसए का अलग है। अपने यहाँ पे जो लेडीज़ है उनकी नॉर्मल क्या है ड्रेस? साड़ी। तो अपने यहाँ पे साड़ी ज़्यादा बिकती है ना, वहाँ पे लोग वेस्टर्न पहनते हैं, वहाँ पे वेस्टर्न बिकता है। रीजन टू रीजन, अपन किस रीजन में रहते हैं? अभी क्या पड़ रही है अपने यहाँ पे? गर्मी। तो अपने यहाँ कॉटन के क्लॉथ्स, जो गर्मियों के कपड़े होते हैं, वो बिकेंगे। कश्मीर चले जाओ, है ना, मनाली चले जाओ, वहाँ क्या पड़ती है? ठंड। तो वहाँ पे वूलन वाले कपड़े बिकेंगे। तो रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री, बिजनेस टू बिजनेस जो चेंजेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं? इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? रिलेटिव। कैसा है? क्लियर? सभी को समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता। बिजनेस में जितने भी फैक्टर्स हैं वो अनसर्टेन है, उनको प्रेडिक्ट करना, उसके बारे में पहले से अंदाज़ा लगाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए प्रेडिक्ट का मतलब होता है अंदाज़ा। जैसे बोलते हैं ना कि हो सकता है कल बारिश होगी, तो ये बात प्रेडिक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रेडिक्ट। तो कोई भी चेंजेस, कोई भी बदलाव प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। अपन कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कल क्या होने वाला है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है, उसमें कभी भी कोई भी बदलाव हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिजनेस एनवायरनमेंट को हमें क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना और फर्स्ट मूवर एडवांटेज को गेन करना। क्या करना? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? मौका। क्या मतलब होता है? और मौका देखते ही क्या मार देना है? चौका। यानी अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जैसे हमें समझ में आता है कि ये चीज़ मार्केट में चलेगी या ये हमारे पास में अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से उस काम को स्टार्ट कर देना, जिससे कि अपन क्या ले सकें? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब एग्जाम्पल देंगे इसका, ठीक है। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स। थ्रेट्स को पहचानना। किसको पहचानना? थ्रेट्स का मतलब है जिन चीज़ों से अपन को हानि होने वाली है, जिन चीज़ों से बिजनेस पे कोई क्या बोलते हैं उसको, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये बात कौन कर रहा है? थ्रेट्स का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिससे बिजनेस को नुकसान होने वाला हो या बिजनेस को खतरा होने वाला हो, ठीक, वो होते हैं थ्रेट्स। अगला है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करना यानी पकड़ के रखना। कैसे रखना? पकड़ के रखना, इकट्ठा करके रखना, जिससे कि फ्यूचर में यदि हमें उसकी नीड होती है तो हमको इधर उधर भटकना ना पड़े। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस में आपको पता है चेंजेस होते रहते हैं, निरंतर चेंजेस होते हैं। क्यों? बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? डायनामिक है। तो उन चेंजेस से कोप अप करने के लिए, उन चेंजेस के साथ में चलने के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है फ्यूचर के लिए प्लानिंग करने में, पॉलिसीज़ बनाने में, एंड इट इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस ऑन, और हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। देखिए, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। इट enables the firm to identify opportunities and get first mover advantage। बिजनेस एनवायरनमेंट किसी भी फर्म की हेल्प करता है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचाने और फर्स्ट मूवर एडवांटेज को गेन करे। द पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू अ बिजनेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं उनसे बिजनेस को क्या मिल रही है? अपॉर्चुनिटी। क्या मिल रही है? टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, जिससे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें। क्या कर सकें? इम्प्रूव। अब देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि पहले अपन लोग क्या करते थे? SMS। क्या करते थे? और SMS करने के चार्ज कटता था, वो अपन पैक डलवाते थे कि इतने में इतने ही SMS मिलेंगे। तो एक SMS भी अपन खूब लेंथे। तुम लोगों ने शायद नहीं यूज़ किए होंगे, हमारी जनरेशन ने तो बहुत SMS वाला यूज़ किया है,
ठीक, कार्ड आता था, उसको स्क्रैच करो, उसमें से 50 रुपये में तुमको 100 मैसेज 150 मैसेज मिलेंगे, तो वो लिमिटेड रहती, क्या रहती थी। तो उस समय मार्केट में एक चैटिंग ऐप की बहुत नीड थी। क्या थी, किसकी नीड थी, चैटिंग ऐप की। किसकी, चैटिंग ऐप की बहुत नीड थी। तो व्हाट्सएप कंपनी ने क्या किया, उस नीड को पहचाना। क्या किया, उस नीड को पहचाना और क्या लॉन्च किया, व्हाट्सएप। क्या लॉन्च किया, तो व्हाट्सएप उन्होंने क्या पहचाना कि मार्केट में चैटिंग ऐप की बहुत नीड है, और उसी समय उन्होंने व्हाट्सएप लॉन्च कर दिया। आज के टाइम में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो व्हाट्सएप यूज़ ना करता हो, बच्चे से लेके बूढ़े तक। भले ही वो इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब यूज़ ना करता हो, पर व्हाट्सएप हर आदमी यूज़ करता है। व्हाट्सएप के बाद भी बहुत सारे ऐप्स आए, है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, वी चैट, मैसेंजर और टेलीग्राम, बहुत सारे ऐप्स आए, पर जो प्लेस व्हाट्सएप का है वो क्या किसी और का है, नहीं। फर्स्ट नंबर पे कौन है, व्हाट्सएप। क्यों, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा लिया। किसका फ़ायदा लिया, उनको पता चल गया था कि नीड है, तो उन्होंने फटाक से लॉन्च कर दिया और उनका व्हाट्सएप इतना आगे बढ़ गया। ऐसे ही मारुति सुजुकी जो कंपनी है, एक टाइम पे उनको ये लग रहा था कि मार्केट में जो छोटी गाड़ियाँ होती है उनकी नीड ज़्यादा है, तो उन्होंने उस समय पे गाड़ियाँ लॉन्च की। गाड़ियाँ लॉन्च करने से क्या हुआ, उनकी डिमांड बढ़ गई, तो उन्होंने क्या ले ली, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ऐसे तुम भी पहचान सकते हो कि आज के टाइम में किस चीज़ की ज़्यादा नीड, अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो अपन ऐसी कोई चीज़ इन्वेंट करें जिससे कि लोगों को राहत मिल सके, है ना, तो वो चीज़ मार्केट में बहुत जल्दी चलेगी। तो जिस टाइम पे जिस चीज़, अब जैसे कोविड का टाइम था, कोविड के टाइम पे लोगों ने, कितने लोगों ने उसकी मास्क की, सैनिटाइज़र की फैक्ट्रीज लगा दी। क्यों, उस समय नीड थी, लोगों ने क्या उठा ली, फर्स्ट मूवर। और जो नहीं कर पाए वो बेचारे, जिनका बिजनेस था वो भी बंद हो गया, है ना। तो अपन को क्या करना है, अपॉर्चुनिटी को पहचानना है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है। क्या लेना है, ये अपन को किसके थ्रू पढ़ने मिलेगा, बिजनेस एनवायरनमेंट। किसके थ्रू, जब अपन बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, उसकी स्कैनिंग करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे पास में क्या अपॉर्चुनिटी है और हमें कैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है। ठीक, अगला है आइडेंटिफाई थ्रेट्स। थ्रेट्स को पहचानना, यानी जो चीज़ें हमारे लिए हानिकारक है, जिनसे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, उनको पहचानना। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड प्रोवाइड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो फर्म की हेल्प करता है थ्रेट्स को पहचानने में, और बिजनेस को अर्ली वार्निंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, यानी कि पहले से ही वार्निंग सिग्नल्स बिजनेस को मिलने लगते हैं कि आपको ये परेशानी होने वाली है। एडवर्स चेंजेस इन द एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जो चेंजेस होते हैं, जो एडवर्स, जो खराब चेंजेस होते हैं, वो क्या है, थ्रेट्स। क्या है, अभी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज, जैसे जीएसटी आया था, उसके कारण कितने लोगों को परेशानी हुई, कितने लोगों का बिजनेस खराब हुआ। टू द बिजनेस विच हिंडर्स परफॉर्मेंस, जिसके कारण वो जो थ्रेट्स हैं उनके कारण बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो हिंडर, यानी कि कम हो जाती है, छिप जाती है। क्या हो जाती है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। यदि हम उन थ्रेट्स को पहले ही पहचान लें, क्या करें, अब जैसे कोविड में लोगों को पता चल गया था कि जो बिजनेस वगैरह सब बंद होने वाला है, तो लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन, क्या किया, ऑनलाइन करना चालू किया। जिनने पहचान लिया उनने तो ऑनलाइन स्टार्ट कर लिया, और जिनने नहीं पहचान पाए उनके बिजनेस बंद हो गए, ठप हो गए। ठीक, तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स हेल्प मैनेजर्स टू मेक स्ट्रेटजीज। यदि हम पहले से ही थ्रेट्स को पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो उससे अपन क्या बना सकते हैं, स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, और इन थ्रेट्स को किस में चेंज किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट्स को किस में चेंज किया जा सकता है, तो जिन लोगों ने पहचान लिया उन्होंने तो बिजनेस को क्या किया, ऑफलाइन से ऑनलाइन कर लिया। लोगों ने बिजनेस भी चेंज कर लिए, है ना, मास्क का, सैनिटाइजर, क्योंकि उनने वो जो थ्रेट्स थे, वो जो उनको लग रहा था कि बिजनेस बंद होने वाला है, उसको उन्होंने किस में चेंज कर लिया, अपॉर्चुनिटी में। किस में चेंज कर लिया, तो जिनने ऑनलाइन बिजनेस कर लिए, जिनने ये बिजनेस मास्क का, सैनिटाइजर का बिजनेस किया, जिनने वैक्सीन का बिजनेस किया, उनकी तो वाह हो गई, बहुत अच्छा पैसा कमाया उनने कोविड के टाइम पे। और जो नहीं कर पाए उनके बिजनेस ठप हो गए। नेक्स्ट है आपका
tapping useful resources. Business utilizes the resources of the external environment as inputs like finance, लेबर, etc. जो भी रॉ मटेरियल होता है, जो लेबर होती है या जो फाइनेंस है, उसका हमें नीड पड़ती है किसमें? बिजनेस करने में। किसमें? तो जब हम बिजनेस करेंगे तो हमें फाइनेंस की, लेबर की, रॉ मटेरियल की नीड होगी। तो उन चीज़ों को देखिए, तो जो भी इनपुट्स होते हैं जैसे कि फाइनेंस हो गया, लेबर, रॉ मटेरियल, है ना, तो इन चीज़ों को अपन पहले से टैप करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? पहले से टैप करके, पहले से इकट्ठा करके रखते हैं कि यदि फ्यूचर में हम वो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, तो उसके लिए अपने पास में पर्याप्त लेबर, पर्याप्त मटेरियल होना चाहिए। जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ का यूज़ होता है ना पहले, अब किसका यूज़ होता है? स्मार्ट टीवी, कलर टीवी, उसमें भी स्मार्ट टीवी, स्मार्ट, है ना, और एलईडी वगैरह इनका यूज़ होता है। तो इससे क्या होता है, पहले जो ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ का यूज़ किया जाता था तब उसके मटेरियल को इकट्ठा किया जाता था। अब स्मार्ट टीवी बनते हैं तो स्मार्ट टीवी को बनाने में या कलर टीवी को बनाने में जो मटेरियल यूज़ होता है उसको अपन टैप करके इकट्ठा करके रखेंगे, ना कि जो ब्लैक एंड वाइट को बनाने में लगता है, क्योंकि वो तो बंद ही हो गए। तो उसको इकट्ठा करके क्या करेंगे? तो हमें कौन से टैप करने हैं? वो लेबर, वो स्पेशलिस्ट जो स्मार्ट टीवी बनाने में एक्सपर्ट हैं, वो मटेरियल जो स्मार्ट टीवी को बनाने में लगता है, उसको टैप करके रखना है। क्या करना है? बहुत से कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप इसमें, ठीक। तो जो चीज़ें हम फ्यूचर में बनाने वाले हैं उसके लिए जो मटेरियल लगता है उसको टैप करके रखना, इकट्ठा करके रखना, जिससे कि प्रोडक्शन में रुकावट ना आए, ठीक। एंड सप्लाइज इट्स आउटपुट टू द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस, etc. तो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है। कैसे? बिजनेस जो है वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी रिसोर्सेज जो भी अपन इनपुट के तौर पे यूज़ करते हैं, है ना, अपना लैंड, लेबर, कैपिटल और अपना फाइनेंस हो गया, तो उनको बाद में जो आउटपुट बनता है उसको सप्लाई करते हैं किसके फॉर्म में? गुड्स एंड सर्विसेज के फॉर्म में, ठीक। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, the business environment is extremely dynamic, so the managers need to develop strategies not only to cope with changes but also to use them as their strengths to improve their market shares. बिजनेस में, बिजनेस एनवायरनमेंट में निरंतर चेंजेस होते रहते हैं, डेली कोई ना कोई चेंजेस होता है। कहीं गवर्नमेंट बदल गई, कहीं टैक्सेशन पॉलिसी बदल गई, है ना, कहीं लीगल एनवायरनमेंट में कोई लॉ चेंज हो गया, तो उसका प्रभाव जो है बिजनेस पे इनडायरेक्टली पड़ता ही पड़ता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, इसलिए मैनेजर्स क्या करते हैं? ऐसी स्ट्रेटजीज बनाते हैं जिसके थ्रू ना केवल वो चेंजेस को कोप कर सके बट साथ ही साथ में वो उनकी स्ट्रेंथ बन जाए। क्या बन जाए? स्ट्रेंथ क्या बन जाए? जिससे कि अपन मार्केट शेयर्स को भी, अपना मार्केट में जो नाम है, मार्केट में जो अपनी इमेज है, उसको भी इम्प्रूव कर सकें, ठीक। देखिए अगला है प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Clear understanding and analysis of the business environment help business to formulate its future plans and strategies to cope with all the external changes. जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको समझते हैं, क्या करते हैं, तो उससे हमें हेल्प मिलती है कि हम अपने फ्यूचर प्लान्स को, स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट कर पाएँ, बना पाएँ, इम्प्लीमेंट कर पाएँ, जिससे कि जितने भी एक्सटर्नल चेंजेस हैं उनसे कोप अप किया जा सके, यानी कि उनका सामना किया जा सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी हेल्प करता है प्लान्स बनाने में, स्ट्रेटजीज़ बनाने में, जिससे कि बाहर में जितने भी चेंजेस होते हैं उन सभी से अपन आसानी से कोप अप कर सकें। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसकी स्टडी करने से हमारे बिजनेस की जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाती। क्या हो जाती? द कॉन्टीन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉन्टीन्यूअसली मॉनिटर करते हैं, कॉन्टीन्यूअसली ऑब्जर्व करते हैं, क्या करते हैं? एंड चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस from traditional methods help businesses in improving their present performance and also continue to retain
its market position in the long run। देखिए, तो जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट को, जितनी भी बाहर में जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो चेंज हो रही हैं, ठीक, तो उनको जब कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे हमें प्रेजेंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है, और साथ ही साथ में हमारी जो मार्केट पोजीशन है उसको हम लंबे समय के लिए रिटेन कर सकते हैं, यानी कि लॉन्ग रन में हम अच्छी मार्केट पोजीशन में रह सकते हैं। आज आपने जो मार्केट पोजीशन या मार्केट में जो प्लेस हासिल किया है, यदि आपको हमेशा वैसा ही रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, निरंतर बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ में चेंज होना पड़ेगा। ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं चलेगा। तो जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है या चेंजिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस फ्रॉम ट्रेडिशनल मेथड्स जो हम यूज़ करते थे उसके जगह पर अब जो नई बिजनेस प्रैक्टिसेस आ गई हैं उनका यूज़ किया जाता है, जिससे कि बिज़नेस जो है अपनी प्रेजेंट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, साथ ही साथ में एक अच्छी मार्केट पोजीशन बना लेता है जिसको कि वो लॉन्ग रन में यूज़ कर सके, यानी उसकी जो मार्केट पोजीशन है लॉन्ग रन में उसको बेनिफिट देने वाली है, लॉन्ग रन में भी वो अच्छे से काम कर सकता है। ठीक, किसके द्वारा, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे, क्लियर, आगे देखो। अब देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दूसरा क्या है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, थर्ड क्या है सोशल एनवायरनमेंट, फोर्थ पॉलिटिकल, और फिफ्थ लीगल एनवायरनमेंट। कौन कौन से, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स एंड फोर्सेस that have an economic impact on the business activities। वो सभी फैक्टर्स, वो सभी फोर्सेस जिनका बिजनेस एक्टिविटीज़ पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। क्या पड़ता है, यानी कि आर्थिक प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, उन सभी को, वो जितने भी फैक्टर्स हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किसके अंतर्गत आएंगे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड इन्फ्लेशन। कौन कौन से इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई, क्या होता है मनी सप्लाई, प्राइस लेवल, ETC। ये क्या है, मेजर फैक्टर्स हैं, यानी कि मनी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, महंगाई से रिलेटेड, मनी की सप्लाई से रिलेटेड, प्राइस लेवल से रिलेटेड, इकोनॉमी में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हैं या जो भी चीज़ें चेंज हो रही हैं वो सभी किस में आएंगी, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किस में आएंगी, फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन इन्फ्लेशन का बढ़ जाना, ठीक, रेट्स रिजल्ट इन फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम्स। इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो पैसा अपन खर्च करते हैं। क्या करते हैं, जैसे हमारी जो इनकम हुई, इनकम मिलने के बाद उसमें से टैक्स वगैरह कट कर दो, बाकी जो इनकम बची वो क्या है, डिस्पोजेबल, यानी खर्च करने वाली इनकम। कौन सी, उस यदि अपने इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होता है, महंगाई बढ़ती है, तो डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। महंगाई बढ़ेगी तो परचेजिंग पावर कम नहीं होगी, एंड एज अ रिज़ल्ट डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स फॉल्स। और चीज़ों की जो डिमांड है, प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ने के कारण हमारी इनकम क्या हो गई, कम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, रियल इनकम कम हो जाएगी। इनकम कम होने के कारण डिमांड क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि पैसे ही नहीं किसकी डिमांड करेंगे, है ना। तो ये किसका रिजल्ट है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। किसका रिजल्ट है, यहाँ पे कौन सा फीचर लग रहा है कि एक चीज़ चेंज होने के कारण दूसरी चीज़ों में भी चेंज आ रहा है, कौन सा फीचर आ रहा है, इंटर रिलेटेडनेस। कौन सा आ रहा है, देखिए, तो इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है तो उससे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, एंड एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है,
हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में, कस्टम में, ट्रेडिशन में, रिलीजन में, किसी की हैबिट्स चेंज हो गई है ना, किसी का प्रेफरेंस चेंज हो गया, वो सब किस में आ जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट। किस में आ जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट रिप्रेजेंट्स द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। कस्टम एंड ट्रेडिशन का मतलब क्या है? अपने जो क्या बोलते हैं उसको, जो चाल चलन होता है अपना, जो अपना ट्रेडिशन है, जो है ना अपने बिलीव्स हैं, वैल्यूज़, हमारा कल्चर और सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स, मान्यताएं, एथिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस ऑपरेट, जहाँ पे बिजनेस ऑपरेट होता है। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती है? सोशल एनवायरनमेंट में। क्या क्या? कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज़, हमारा कल्चर, सोशल ट्रेंड्स, बिलीव्स एंड सोसाइटी के एथिक्स। ट्रेडिशन एंड कस्टम का मतलब यही होता है अपनी संस्कृति, है ना, और अपना एक तरीके से हेरिटेज, या मतलब अपन बोल सकते हैं ना कि भाई हमारे यहाँ पे इस तरीके से काम होता है, ये चीज़ पहनी जाती है, या वो भी बोलते हैं इसको। कस्टम एंड ट्रेडिशंस का मतलब होता है रीति रिवाज, संस्कृति, एक ही बात है, ठीक। जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी मान्यताएं, हमारा कल्चर है, ठीक। तो ये सभी किस में आ जाते हैं? सोशल एनवायरनमेंट में। अब जैसे एग्जांपल ले लो, कोविड के टाइम से अभी तक, अब पहले जो लोग हैं फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते थे, कोविड आ जाने के बाद फास्ट फूड कम प्रेफर करते हैं, अब हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं। तो ये उनकी हैबिट्स चेंज हो गई। क्या चेंज हो गई? हैबिट्स चेंज हो गई। किस में आ जाएगा ये? सोशल एनवायरनमेंट। अब लोग फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिम वगैरह ज़्यादा करते हैं, है ना, किस में आ जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, विद ग्रेटर अवेयरनेस एमंग कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स। कंज्यूमर के राइट्स के लिए अभी लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है। ऐड आते हैं, जागो ग्राहक जागो, है ना, और आरबीआई कहता है कि अपने पैसे का जो सुरक्षा है खुद करें। इन्वेस्टमेंट, है ना, रिस्क, इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, मतलब जान कर सारी चीज़ें करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कंज्यूमर्स के बीच में क्या फैला रही हैं? अवेयरनेस। क्या फैला रही हैं? यानी कि जागरूकता। ये किस में आएगा? सोशल एनवायरनमेंट। बिजनेसेस आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द क्वालिटी ऑफ गुड्स दे सेल। बिजनेसेस जो हैं, या जो भी बिजनेस हाउसेस हैं, वो जो भी गुड्स सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी होना चाहिए। तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कि सोसाइटी को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो ये भी किस में आ जाएगा? सोशल एनवायरनमेंट। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें घटित हो रही हैं, सोसाइटी में जो भी काम हो रहा है, हमारे कस्टम, ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, हमारी संस्कृति से रिलेटेड, हमारी हैबिट से रिलेटेड, वो सभी किस में आएंगे? सोशल एनवायरनमेंट। किस में आएंगे? नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके जितने भी नेता हैं, उनके जितने भी पॉलिसीज़ हैं, वो सभी किस में आ जाएंगी? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सच एज पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्रैक्टिसेस ऑफ द रूलिंग पार्टी क्या काम कर रही है इस समय पर, वो क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस में लेके आई है। फॉर एग्जांपल, चेंज इन गवर्नमेंट का चेंज हो जाना, और गवर्नमेंट अनस्टेबल होना, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो स्थिर नहीं है, बार बार चेंज होती रहती है। गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाती है उन पे स्थिर नहीं है, बार बार पॉलिसीज़ चेंज करती रहती है। तो है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, कौन उसमें लीडर है पॉलिटिक्स में, है ना, कौन कौन से काम कर रही है रूलिंग पार्टी, जो नेता है उसका नाम क्या है, वो कहाँ रहता है, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी किस में आ जाएंगी? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में, ठीक। लीगल एनवायरनमेंट, जितने भी लॉज होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो सभी किस में आ जाएंगे? लीगल एनवायरनमेंट। किस में आ जाएंगे? लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब किस में आएंगे? लीगल एनवायरनमेंट में। इट इंक्लूड्स ऑल द लेजिस्लेशंस पास्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड, कोर्ट जजमेंट्स और डिसीजंस टेकन बाय
गवर्नमेंट और इट्स रिलेटेड ऑफिसेस। अब देखो पॉलिटिकल में क्या होता है, केवल पॉलिटिक्स से रिलेटेड, बट उनने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं या उनने कोई लॉ बनाई है वो किस में आ जाएगी, लीगल में। किस में आ जाएगी? फॉर एग्जाम्पल ऑल सिगरेट पैकेट्स मस्ट कैरी आ वार्निंग। जितने भी सिगरेट के पैकेट आते हैं, तम्बाकू के पैकेट आते हैं, सिगरेट के पैकेट पे क्या लिखा रहता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तम्बाकू पे क्या लिखा रहता है, टोबैको कॉजेज कैंसर, है ना। जो अल्कोहल की जो बोतल आती है उस पर भी ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो ये वार्निंग लिखना क्या है, कंपलसरी है। क्या है? क्योंकि आप जहर बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? तो जहर की बोतल उस पर भी लिख के आता है कि इसको पीने से आप टैं भूल जाएंगे, ठीक, मर जाएंगे, एक ही बात है, ठीक। तो ये लिखना ज़रूरी है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जितनी भी चीज़ें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, हमने जो भी लॉज बनाई हैं, अब जैसे लॉ क्या है कि भाई बिना हेलमेट के आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए, ट्रिपलिंग करना मना है। तो ये सरकार ने या जो भी ऑफिसर्स हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन है, उनने जो भी लॉज बनाए हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं, उसका आपको पालन करना है। आप पालन नहीं करते हो तो आप पे पेनल्टीज़ लगाई जाएंगी। तो जितनी भी गतिविधियाँ हैं किसके अंदर आती हैं, लीगल एनवायरनमेंट। किसके अंदर आती हैं, लीगल एनवायरनमेंट, ठीक। जो भी क्या बोलते हैं, असेंबली में जो भी लेजिस्लेशन पास किए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं, प्रशासनिक ऑर्डर्स, कोर्ट के जो भी जजमेंट्स बनाए गए हैं, है ना, और गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजंस लिए हैं या उनके कोई ऑफिसर्स ने डिसीजंस लिए हैं, उन सभी को अपन को मानना ज़रूरी है, ठीक। अब देखिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो जाना। किसमें? टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाना, कोई नई चीज़ आ जाना मार्केट में, इनोवेशन हो जाना, ये सब किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल में। किस में आएगा, टेक्नोलॉजिकल। इट कंसिस्ट ऑफ फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। जो भी साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, विच लीड टू बेटर प्रोडक्शन, जिनके कारण अपन अच्छी प्रोडक्शन टेक्निक्स या अच्छे प्रोडक्शन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जांपल शिफ्ट फ्रॉम बुक्स टू ई बुक्स। अब बुक्स की जगह पर ई बुक्स आ गई हैं। आप कहीं भी किसी भी समय अपने फ़ोन में किताब निकाल के पढ़ सकते हो। पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो? क्या पहले ऐसा पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि अब किसका ज़माना है, ई बुक्स का। किसका ज़माना है? एक वो भी आता है टैब, किंडल करके कोई बुक्स का एक टैब आता है, उसमें क्या है, सारी किताबें होती हैं। तो आपको किताबें लेने की आवश्यकता नहीं है, उस टैब के माध्यम से आप सारी किताबों को पढ़ सकते हो। किसका फॉर्म है वो? ई बुक का। किसका फॉर्म है? आप अपने फ़ोन में कोई भी किताब डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। किसका फॉर्म है? ई बुक का। आपको फिज़िकल किताब की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन्स टू टच स्क्रीन, पहले टेलीफोन चलते थे, अब क्या आ गए, टच स्क्रीन मोबाइल। पहले अपन चौक वाले बोर्ड पे पढ़ते थे, अब अपन किस पे पढ़ते हैं, टच स्क्रीन वाले बोर्ड पे पढ़ते हैं ना। तो ये किस में बदलाव आया, टेक्नोलॉजी में। किस में बदलाव आया, किसका एग्जाम्पल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। किसका एग्जाम्पल है? तो जो भी नए नए मेथड्स आते हैं या जो भी इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, जो भी इनोवेशंस होते हैं, जिनसे अपन नए नए प्रोडक्शन मेथड्स निकालते हैं, टेक्निक्स निकालते हैं, जिसके द्वारा बेहतर तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, उसमें जितने भी चेंजेस हो रहे हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक। अब देखिए ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डीमोनेटाइजेशन। क्या है? डिमोनेटाइजेशन का मतलब समझते हो? नोटबंदी। डिमोनेटाइजेशन का मतलब कब हुई थी? 2017 में तो जीएसटी आया था। 2016 ऑन 8 नवंबर। कब आई थी? 8 नवंबर 2000, तब हम 12th क्लास में थे। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब हम 12th क्लास में थे, तो हमारे ऐसे याद कराए गए थे डिमोनेटाइजेशन का कि एग्ज़ाम में यही आएगा। उस समय पर अरे देखिए, द टर्म डिमोनेटाइजेशन मीन्स टू इनवैलिडेट
all the currency notes of a particular denomination by the government of a country। तो कौन कौन से नोट्स को डिनोमिनेट कर दिया गया था? 500 और 1000 रुपीज़ के जितने भी नोट्स है। डिनोमिनेशन समझते हो? डिनोमिनेशन का मतलब होता है कि वो जो रुपीज़ है उसमें कितनी वैल्यू है, कितनी वैल्यू का नोट है। तो 500 रुपये के, 1000 रुपये के डिनोमिनेशन के जो नोट थे उनको इनवैलिडेट यानी कि उनकी जो मान्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया था कि अब वो किसके समान है? कागज़ के समान। किसके समान है? क्योंकि अब वो नोट बंद हो चुके हैं, उनकी जगह पर दूसरे नए नोट प्रिंट किए जाएंगे। क्यों किया गया था डिमोनेटाइजेशन? ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। किस लिए? ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। देखिए, द टर्म डिमोनेटाइजेशन मीन्स टू इनवैलिडेट ऑल द करेंसी नोट्स। द टर्म डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है जितने भी करेंसी नोट्स किसी भी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन के आपके इकोनॉमी में चल रहे हैं उनको इनवैलिडेट कर देना। क्या कर देना? यानी कि उनकी वैलिडिटी को ख़त्म कर देना। ठीक। द इंडियन गवर्नमेंट डिमोनेटाइज द 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन नोट्स ऑफ ₹500 एंड ₹1000 ऑन 8 नवंबर 2016। जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन के जो नोट्स थे, तो बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन के नोट्स थे, यानी कि ₹500 का नोट और ₹1000 के जो नोट्स थे उनको डिनोमिनेट कर दिया था, उनको इनवैलिडेट कर दिया था। कब? 8 नवंबर 2016। इतनी बात समझ में आई? द एम ऑफ दिस मूव, इसका जो मेन मोटिव था वो क्या था? करप्शन को ख़त्म करना। क्या करना? करप्शन को कंट्रोल करना, करप्शन को कम करना। एंड इलीगल एक्टिविटीज़, और जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है ना, जो लोग ब्लैक मनी इकट्ठा करके रखते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ के थ्रू जो पैसा कमाते हैं उसको बाहर लाना, इलीगल एक्टिविटीज़ को कम करना। स्टॉप होर्डिंग ऑफ ब्लैक मनी, जो लोगों ने ब्लैक मनी इकट्ठा कर रखी है उसको बाहर लेकर आना, ब्लैक मार्केटिंग को ख़त्म करना, कम करना। इन सभी चीज़ों के लिए डिमोनेटाइजेशन किया गया था। ठीक। देखिए, फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। आफ्टर डिमोनेटाइजेशन कैश इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक्स। डिमोनेटाइजेशन के बाद अपने पास जितना भी पैसा था उसको अपन ने क्या किया? बैंक में जमा किया। उसके बदले में आपको क्या मिले? न्यू नोट्स मिले। ठीक। विच मेक्स द पेमेंट ऑफ टैक्स कंपल्सरी विथ पेनल्टी रेट। तो जितना भी आपने टैक्स पे नहीं किया था, नहीं आपके पास जितनी भी ब्लैक मनी थी वो आप बैंक में सबमिट करते हो, डिपॉजिट करते हो। उसके बाद में उस पर जो टैक्स लगना था वो टैक्स काट के और पेनल्टी काट के बाकी बचा पैसा आपको मिलेगा। सारा का सारा पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो इससे क्या है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स हैं, उस समय पे उनके पास में कैश का फ्लो बढ़ गया था, यानी कि उनके पास में अच्छा खासा कैश इकट्ठा हो गया था। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस डिमोनेटाइजेशन टू रिड्यूस टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन समझते हो? टैक्स चोरी करना। क्या करना? टैक्स चोरी करना। डिमोनेटाइजेशन के आने से जो टैक्स एवेजन है वो कम हो गया था, यानी कि लोगों ने टैक्स चोरी करना कम कर दिया था, और जिनने टैक्स चोरी की थी उनका टैक्स सारा का सारा बाहर आ गया। कैसे? हमारे पास जितना ब्लैक मनी है उसको वाइट करवाने के लिए बैंक में सबमिट करेंगे। बैंक में सबमिट करेंगे तो जितने से ज़्यादा पर टैक्स लगता है वो टैक्स लगेगा, साथ ही साथ में आपने जो टैक्स नहीं भरा है उसकी पेनल्टी भी लगेगी। बाकी बचा पैसा आपको वापस मिलेगा। ठीक। तो इससे गवर्नमेंट की इनकम भी हो गई अच्छी खासी। डिमोनेटाइजेशन रिड्यूसेस द कैश ट्रांजैक्शन इन द इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन के आ जाने से इकोनॉमी में जो कैश ट्रांजैक्शन है उसकी मात्रा कम हो गई। अब आजकल देखते हो लोग डिजिटल पेमेंट करते हैं ना, कहीं भी आओ तो भैया फ़ोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, फ़ोन से ही पे करते हैं। पैसे लेके जाने की कोई टेंशन रही नहीं है। पैसे हैं जेब में, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फ़ोन में तो है, फ़ोन पे कर लेंगे, जीपे कर लेंगे, कुछ पेटीएम कर लेंगे। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म है किस लिए बनाए गए? हमारी सुविधा के लिए। किस लिए बनाए गए? विच मीन्स मोर सेविंग थ्रू द फाइनेंशियल सिस्टम। जिसका मतलब क्या है, हमारी जो सेविंग है वो किसके द्वारा हो रही है? फाइनेंशियल सिस्टम के द्वारा हो रही है।
उसके द्वारा जो टैक्स पेमेंट सिस्टम है वो भी इम्प्रूव हो रहा है, यानी कि जितना पैसा हम बैंक में जमा करेंगे हमारी जितनी इनकम दिखेगी उतना आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ठीक, तो डीमोनेटाइजेशन से जो कैश ट्रांजेक्शन से इकोनॉमी में वो कम होते गए। अब आजकल आदमी किसकी तरफ बढ़ रहा है? ई पेमेंट यानी डिजिटल पेमेंट की तरफ। कैशलेस इंडिया बन रहा है। कैसा बन रहा है? कैशलेस इंडिया। बहुत सी जगह ऐसी है, एक आध कोई जगह है जहाँ पे कैश तो चलना बंद ही हो गया बिल्कुल, वहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो डिजिटलाइज्ड हो चुका है, यानी डिजिटल तरीके से ही वहाँ पे पेमेंट किया जाता है। ठीक, तो जब डिमोनेटाइजेशन नहीं आया था उसके पहले इसका इतना क्रेज़ नहीं था। डिमोनेटाइजेशन आने के बाद डिजिटल पेमेंट है उसका क्रेज़ बहुत इंक्रीज़ हो गया। ठीक, कोविड के टाइम से भी बहुत इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि वो ट्रांसमिट होते हैं ना, अगर अपन हाथ से देते हैं तो उसमें डिसीज़ ट्रांसमिट होते हैं। डिमोनेटाइजेशन फैसिलिटेट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेव वे फॉर अ कैशलेस इकोनॉमी। डिमोनेटाइजेशन के आ जाने से जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा हो गया, उसको काफ़ी हेल्प मिली, एंड कैशलेस इकोनॉमी के लिए एक रास्ता खुल गया। क्या खुल गया? किसके लिए? कैशलेस इकोनॉमी के लिए। यानी कि डिमोनेटाइजेशन आ जाने के बाद हमारी जो इकोनॉमी है उसमें कैशलेस ट्रांजैक्शंस की जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो गई। कैशलेस इकोनॉमी के लिए रास्ता खुल गया। क्लियर? देखिए, इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन का किन किन चीज़ों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? सबसे पहला है मनी और इंटरेस्ट रेट। डिक्रीज इन ट्रांजैक्शंस ऑफ कैश। कैश का जो ट्रांजैक्शन है वो क्या हो गए? कम हो गए। इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट क्या हो गए? इंक्रीज़ हो गए। और फाइनेंशियल सेविंग, जो बैंक्स की फाइनेंशियल सेविंग्स हैं या फिर लोगों की जो फाइनेंशियल सेविंग्स हैं वो भी क्या हो गई? इंक्रीज़। यानी अब कैश की जगह पर पैसा कहाँ है? बैंक में। कहाँ है? प्राइवेट वेल्थ। हाई डिमोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइजेज ऑल्सो फेल विच लेड टू डिक्रीज इन प्राइवेट वेल्थ। लोगों की जो प्राइवेट वेल्थ थी वो कम हो गई, क्योंकि ज़्यादा डिनोमिनेशन वाले जो नोट थे उनको रिटर्न नहीं किया गया, उसमें से टैक्स काट लिया गया, और रियल एस्टेट के जो प्राइजेस थे वो भी गिर चुके थे। रियल एस्टेट समझते हो? रियल एस्टेट का मतलब होता है वो जो अपन घर खरीदते हैं बेचते, प्रॉपर्टीज़ वाला बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग वाला बिजनेस, तो उसके भी रेट उस समय कम हो चुके थे। ठीक, पब्लिक सेक्टर वेल्थ। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट की वेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन बढ़ गया था। इंक्रीज इन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स लाइक रुपे, AEPS। AEPS का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। आधार कार्ड के द्वारा अभी भी होता है, आधार कार्ड लेके जाओ, अपना पैसे निकाल सकते हैं अपन और पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। ठीक, उस जो नए नए यूज़र्स हैं जो फ़ोन पे जी पे नहीं चलाते हैं उनके लिए रुपे और AEPS सिस्टम बनाया गया था, जिससे आसानी से पैसे निकाल सकें और सबमिट कर सकें। तो डिजिटलाइजेशन बढ़ गया। रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्रीज़ हो गए थे। एंड टैक्स कलेक्शन, ड्यू टू हायर डिस्क्लोजर देयर वाज राइज इन टैक्स कलेक्शन। डिस्क्लोजर हो रहा था, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास में अच्छा खासा ब्लैक मनी था उनका पैसा बैंक में आ रहा था, जिससे कि हमारा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज़ हो गया था। ठीक, तो ये प्रभाव पड़ा किस पर? बहुत सारी चीज़ों पर। डिमोनेटाइजेशन आने के कारण अलग अलग चीज़ों पर अलग अलग प्रभाव पड़ा। ठीक।